अस्सलाम वालेकुम, आई एम हाफजा अलीज़ा याकूब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिकल लर्निंग विद अलीज़ा याकूब। टुडे वी डिस्कस ऑन मैनेजमेंट हिस्ट्री। आज हम डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट की हिस्ट्री क्या है। मैनेजमेंट हमने पढ़ा था कि जो मैनेजर है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को और कोई भी जो मैनेजमेंट होती है उसको वो मैनेज करता है, उसकी ओवरटेक करता है, ओवरसी करता है उसे। वो तमाम जो मामलात होते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको वो मैनेज करता है। आज हम पढ़ेंगे कि जो मैनेजमेंट है वो किस तरह से इंट्रोड्यूस हुई और मैनेजमेंट के अंदर फर्दर जो है वो कौन कौन सी अप्रोचेस इंक्लूड होती हैं। बेसिकली मैनेजमेंट को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहले आ जाती है अर्ली मैनेजमेंट, उसके बाद आती है क्लासिकल अप्रोच, फिर आती है बिहेवियरल अप्रोच, देन उसके बाद आती है क्वांटिटेटिव अप्रोच, एंड द लास्ट वन इज़ जो है वो होती है कंटेम्परेरी अप्रोच, जो कि करंटली जो है ये 21 सेंचुरी जो है उसके अंदर भी ये कंटेम्परेरी अप्रोच जो है ये मैनेजमेंट के अंदर अप्लाई होती है, यूज़ होती है। अब हम इन पांचों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाता है अर्ली मैनेजमेंट। अर्ली मैनेजमेंट जो है वो 300 BC से 1776 तक चलती रही। इसके अंदर आ जाती है इजिप्टियन यानी कि वॉल ऑफ चाइना आ जाती है। अब वॉल ऑफ चाइना जो है वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करती है कि जिस तरह चाइना की आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये वॉल ऑफ चाइना जो कि उसकी ज़्यादा आबादी को रिप्रेजेंट करती है। 1776 के अंदर एडम स्मिथ ने ये कंसेप्ट दिया था कि डिवीजन ऑफ लेबर की जाए, यानी कि अगर एक लेबर जो है अगर वो एक वाल को बना रहा है तो उसको बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा और काफ़ी ज़्यादा जो है उसको मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी उसकी स्ट्रेंथ लगेगी और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगेगा। और यही जो है अगर डिवीजन ऑफ लेबर कर दी जाए, ज़्यादा लोग मिलके ये काम करें, अगर वही वाल जो है अगर 10 लोग मिलके बना रहे हैं तो वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, सबकी जो मेहनत है वो भी कम लगेगी और टाइम पीरियड भी कम लगेगा, जल्दी जो है वो जो गोल है वो अचीव हो जाएगा, वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी कि ज़्यादा जो है वो तरक्की आ गई, तो उसके बाद ये कि डिफरेंट जो है वो मशीनरी को यूज़ किया जाए। जो ओल्ड मेथड है, थंब ऑफ रूल है, उस ओल्ड मेथड को जो है वो चेंज किया जाए, यानी इंडिविजुअल की बजाय जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, न्यू मशीनरी लाई जाए, इक्विपमेंट्स लाए जाए, उनको जो है वर्किंग के अंदर लाया जाए, ताकि उसके ज़रिए ये होगा कि जो एक इंडिविजुअल है उसको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो काम जो है वो मशीनरी करेगी और जो प्रोडक्ट वगैरह का वेस्ट हो रहा है अगर यही काम इंडस्ट्री के थ्रू होगा तो वो वेस्ट भी कम होगा। इसके बाद आती है क्लासिकल अप्रोच, जो कि 1911 से 1947 तक है चलती रही। इसके आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, साइंटिफिक अप्रोच में एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में। अब हम इन दोनोों को डिस्कस करते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है कि टेलर वर्क एट स्टील कंपनी इंट्रोड्यूस वन बेस्ट वे रिप्लेस थंब मेथड, यानी कि साइंटिफिक अप्रोचेस को यूज़ किया जाए। साइंटिफिक मेथड जो कि न्यू आए हैं, जो डेवलपमेंट के बाद, उनको यूज़ किया जाए। और टेलर जो है उसने स्टील कंपनी के अंदर वर्क किया था, तब इसने ये टर्म जो थी इंट्रोड्यूस करवाई थी। और जो पुराना मेथड थंब मेथड है उसको साइंटिफिक मेथड के साथ जो है वो चेंज किया जाए, कन्वर्ट किया जाए, और जो जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉय या वर्कर वर्क कर रहे हैं तो उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको एजुकेट किया जाए कि किस तरह से वर्क करना है, वर्कर के साथ कोऑपरेट किया जाए, उन्हें एजुकेट किया जाए, उनकी रहनुमाई की जाए, उनको गाइडेंस प्रोवाइड की जाए। डिवीजन ऑफ वर्क को डिवाइड किया जाए ताकि किसी एक लेबर के ऊपर ज़्यादा वर्क लोड ना हो, वही काम जो है वो तमाम इंडिविजुअल जो जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सारे मिल के करें। फ्रैंक एंड वाइफ लिलियन साइकोलॉजिस्ट इंट्रोड्यूस मशीन। थर्बलिक जो थी ये एक मशीन थी जो कि फ्रैंक और उसकी वाइफ लेलियन जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थी उसने इंट्रोड्यूस करवाई थी कि वो जो मशीन थी उससे क्या होता था कि जितना भी एक एम्प्लॉय का वर्क करते हुए हैंड बॉडी मोशन होती थी तो वो मशीन उसे जो थी नोट डाउन करती थी, उसे रिकॉर्ड करती थी कि कितना जो है कितने टाइम जो है वो हैंड और बॉडी की मोशन हो रही है किसी भी वर्क में। उसके बाद साथ ये कहा गया कि जो ये थंब मेथड है उसको ख़त्म किया जाए और नए जो साइंटिफिक मेथड है उसको यूज़ किया जाए ताकि जो वर्कर हैं उनको भी जो है वो सहूलत हो और उनको वो जो नई मशीन
मशीनरी नए मेथड आए हैं उनसे उन्हें एजुकेट किया जाए ताकि वो उस तरह से आगे जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्किंग हो सके। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो है वो फॉयल ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। ये कोल माइनिंग के वर्क में वर्क करता था। कोल माइनिंग यानी कि कोयले की कान में ये वर्क करता था, वहाँ इसने ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाया था कि मैनेजर जो है उसको उसने तमाम चीज़ों को मैनेज करना होता है, उसका ये वर्क होता है। ये डिफरेंट इसने 14 प्रिंसिपल्स जो थे वो इंट्रोड्यूस करवाए थे, जिसमें था कि हर एक मैनेजर को चाहिए कि वो फेयर हो, हर एक एम्प्लॉय के साथ काम को डिवाइड किया जाए एम्प्लॉयज़ के अंदर, ताकि किसी के साथ भी कोई भी नाइंसाफ़ी ना हो। अथॉरिटी जो हो वो एक के पास हो ताकि वो यूनिटी ऑफ कमांड दे और तमाम लोग जो हैं उसको जाके ही रिपोर्ट करें। प्रमोट टीम वर्क को प्रमोट किया जाए। अब टीम वर्क के जो थे वो बेनिफिट भी थे, डिसएडवांटेज भी थे। एडवांटेज में उसमें ये आता था, जो प्लस पॉइंट थे कि सोशल फैसिलिटेशन थी कि एक एम्प्लॉय अगर अच्छा वर्क कर रहा है तो दूसरा एम्प्लॉय उसको देख के मोटिवेट होकर अच्छा वर्क कर रहा है। लेकिन वही उसका जो नेगेटिव पॉइंट था वो ये था कि सोशल लॉफिंग आ जाती थी, जिसमें एक एम्प्लॉय अपना वर्क भी दूसरे के ऊपर जो था वो डाल रहा था। उसके बाद जो है वेजेस जो हैं वो दी जाए वो एम्प्लॉय को उनकी टाइम के ऊपर, ताकि वो मोटिवेट हों और अच्छे तरीके से वर्क कर सकें। इसके अलावा वेबर ने ब्यूरोक्रेसी इंट्रोड्यूस करवाई थी टर्म, जिसके अंदर था डिवीजन ऑफ लेबर की जाए, उनकी हायरार्की बनाई जाए, यानी कि जो लेबर हैं वो तमाम टीम वर्क की सूरत में वर्क करें और हर एक काम को जो है वो डिवाइड किया जाए। जो लेबर जो है, जो एम्प्लॉय है, जिसको जो सा काम ज़्यादा अच्छा आता है, जिसके अंदर ज़्यादा कमांड है, वो उसको वो वर्क उसको दिया जाए। इसके बाद बिहेवियरल अप्रोच आई थी जो कि लेट 1700 से 1950 तक चलती रही, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर था कि किस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय हैं, जो मैनेजर, किस तरह ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलते हैं और कौन से बिहेवियर उनको देखने पड़ते हैं या किन बिहेवियर्स का सामना करना पड़ता है, या एक जो एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह का बिहेवियर शो करता है। इसमें एक एक्सपेरिमेंट था, एक हॉथम स्टडी थी जिसके अंदर लाइट इफ़ेक्ट एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक कंट्रोल ग्रुप था, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था। दोनों को जो थी लाइट की रेंज दी गई थी और उसके अंदर उनकी वर्क एक्टिविटी को चेक किया जा रहा था। फिर जो कंट्रोल ग्रुप था उसके अंदर जो दोनों का रिज़ल्ट जो था वो अच्छा था और इक्वल था। उसमें से जो एक कंट्रोल ग्रुप था उसकी जो लाइट थी इसको कम किया गया, तो उससे जो वहाँ के एम्प्लॉय थे उनका जो वर्क था वो लो वर्क हो गया था, वो ठीक तरह से वर्क नहीं थे कर रहे, तो ये उनका बिहेवियर जो था वो चेक किया गया था। इसके बाद क्वांटिटेटिव अप्रोच है जो कि 1940 से 1950 तक चलती रही, जिसके अंदर था कि ये डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव किया जाए, मैनेजर जो है वो ठीक तरह से डिसीजन ले और तमाम गोल्स और प्लान्स बनाए जाएँ। टोटल क्वालिटी जो मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया जाए, देखा जाए कि एक जो कस्टमर है उसकी नीड क्या है, वो किस तरह के प्रोडक्ट चाह रहा है, वो प्रोडक्ट किस रेंज के अंदर चाह रहा है, प्रोडक्ट की जो है वो प्राइस क्या हो, जो एक एम्प्लॉय है वो क्वांटिटी चाह रहा है या वो क्वालिटी चाह रहा है। इसके बाद कंटेम्प्रेरी अप्रोच आज जो कि 1960 से अब तक 21 सेंचुरी तक प्रेजेंट जो दौर है उसके अंदर भी यही चल रही है। इसमें ओपन एंड क्लोज सिस्टम था। ओपन सिस्टम वो था जिसके अंदर इन्वायरमेंटल फैक्टर जो थे वो इन्वॉल्व थे। क्लोज सिस्टम वो होता है जिसके अंदर इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते। अब जो करंटली चल रहा है सिस्टम वो ओपन सिस्टम है जिसके अंदर इन्वायरमेंटल जो फैक्टर होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जिसके अंदर एक फॉर एग्जांपल नॉइस आ जाता है। नॉइस जो है वो डिस्ट्रैक्शन ऐड करता है इन्वायरमेंट के अंदर, जिसकी वजह से एक जो एम्प्लॉय है वो ठीक तरह से वर्क नहीं कर पाता, उसका जो ध्यान है वो दूसरी तरफ जाता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है अपने वर्क से, वो इनअटेंटिव हो जाता है। और कंटीजेंसी अप्रोच थी जिसके अंदर इफ़ एंड देन पे वर्क किया जा रहा था, यानी कि इफ़ अगर इस तरह, इफ़ अगर देन ये, यानी इफ़ अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाएगी देन कि इस तरह किया जाएगा। इस तरह की अप्रोच जो थी इसके साथ करंटली भी जो है वो मैनेजमेंट को चलाया जा रहा है, ताकि अगर फौरी तौर पे कोई इस तरह की सिचुएशन मैनेजमेंट के अंदर पेश आ जाए तो उस वक्त जो है मैनेजर के पास कोई इस तरह के डिसीजन, कोई इस तरह के प्लान मौजूद हो जो वो फौरी तौर पे ऊपर जो है वो मैनेजमेंट को संभाल सके। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। ओके, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।